Hi guys, welcome back to this channel, and this is another video on dissolution of partnership firm, that is part 3। और इसमें हम लेके चलेंगे अपना हमने आपको लास्ट वीडियो में पॉइंट 5 तक करा दिया था, जहाँ पे हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म कर ली थी रियलाइजेशन की। वहाँ हमने आपको बता दिया था कि लास्ट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज़ होती हैं उनकी प्रॉफिट और लॉस आता है, उनकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा लास्ट वीडियो में रियलाइजेशन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ करेंगे पॉइंट 6 उसी के कॉन्टिन्यूएशन में। और इस पॉइंट 6 में आपको बताएंगे, हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि इसमें जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो भी बैलेंस ईडी आता है वो उसके लोन अकाउंट से जाता है, तो उसकी सेटलमेंट कैसे होती है। तो यहाँ हम नोट्स बनाएंगे, सेटल द पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो उसका लोन कैसे, अगर मान लीजिए पार्टनर ने लोन लिया है बिजनेस से, इफ पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम बिजनेस, लोन फ्रॉम बिजनेस, देन ये चीज़ आपकी मान लीजिए ये चीज़ ना आपकी साइलेंट होती है। अगर पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है तो आप क्या एंट्री करेंगे इसकी। अगर मान लीजिए इसके ना एक और वो है, मीन्स मैं आपको बोल दूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये साइलेंट होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है। तो जब हम पार्टनर का लोन अकाउंट सेटल करते हैं बैलेंस सीडी की जगह, तो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिख देते हैं, कैश या बैंक, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये होती है हमारी लोन की एंट्री। अब इसके बाद इसकी एक और कंडीशन आती है जहाँ पर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया होता है। ये तो हमारी चीज़ हुई कि इफ़ अगर पार्टनर ने लोन लिया है बिजनेस से। अब इसमें हमारी एक और चीज़ आती है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कराया है, इफ़ पार्टनर हैज़ प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। तो ये आपको कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में, या अगर आपके क्वेश्चन में आपके पास पहले ही अगर आपका लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है आपके पास, तो यानी कि आपने जो लोन है वो प्रोवाइड कराया है बिजनेस को। तो इसमें हम ना ये भी मेंशन कर देते हैं, साइलेंट केस में आपको कैसे पता चलेगा, इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा और यहाँ वही उल्टा होगा। अगर यहाँ पे साइलेंट केस होगा तो ये होगा डेबिट बैलेंस। ये और यहाँ पर क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ वैसे तो आप बैलेंस शीट की जगह लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर तो हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट हम किसका सेटलमेंट करेंगे, अब हम नेक्स्ट सेटलमेंट करेंगे रिजर्व्स का। और जो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, हमने इन चीज़ों को कहाँ पे एक्सक्लूड किया था, जब हमने ली थी कि हम जब वहाँ पे रियलाइजेशन में सन्ड्री लाइबिलिटीज़ लिखते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको लिखते हैं। तो यानी कि हमने वहाँ पे क्या मेंशन नहीं किए थे, रिजर्व्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये हमने मेंशन नहीं किए थे। तो इनका सेटलमेंट यहाँ होता है। तो इनका सेटलमेंट कैसे होता है, ऑफ रिजर्व एंड deferred revenue expenditures से P&L account debit all reserves
अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे होता है इनका सेटलमेंट। जितने भी रिजर्व्स होंगे वो यहाँ आएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहाँ आएंगे, और वो सब क्रेडिट किस में होगा? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी एक कंडीशन भी होती है, कंडीशन बैलेंस शीट से रिलेटेड एक कंडीशन होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाली एक कंडीशन है, जब दोनों चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो मान लीजिए एसेट साइड आपको दी हुई है इन्वेस्टमेंट, और लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे रियलाइजेशन में, क्योंकि ये हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, यानी कि फर्स्ट किसका सेटलमेंट होगा? इनका क्या होगा? फर्स्ट। फिर उसके बाद ये जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में, ये कहाँ जाएंगी? लाइबिलिटीज़ में, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में इधर साइड ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और ये इन्वेस्टमेंट में पहले सन्ड्री एसेट्स में ट्रांसफ़र होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ये चीज़ हो गई, ये सिर्फ एक इसकी कंडीशन थी। अब सेकंड डेफर्ड रेवेन्यू की क्या कंडीशन होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू P&L अकाउंट। ये हो गया आपकी डेफर्ड रेवेन्यू की एंट्री। ऐसे तो यहाँ सारी जो सेटलमेंट्स हैं वो ख़त्म हुई। इसके बाद सिर्फ एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है वो देखेंगे। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेटलमेंट कैसे होता है। वो कैसे होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पार्टनर है, तो उसका जो भी बैलेंस होगा बैलेंस शीट के अंदर वो आ जाएगा। अगर जो नॉर्मल बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड का बैलेंस हुआ तो वो तो इधर आ जाएगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस हुआ तो वो यहाँ जाएगा, जितने भी रिजर्व्स होंगे वो यहाँ बट जाएंगे सारे, P&L अकाउंट का बैलेंस यहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में अगर कोई भी लाइबिलिटी पे की है किसी पार्टनर ने वो यहाँ जाएंगी, वही डबल एंट्री का इफेक्ट। और कोई भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं किसी पर्टिकुलर पार्टनर के वो यहाँ जाएंगे, उसने पे किए हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो जितने भी हमने ऊपर एंट्री की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पार्टनर कैपिटल में पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 में क्रेडिट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंट्री के अकॉर्डिंग। P&L अकाउंट होंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई भी एसेट्स अगर टेकन ओवर करी है हमारे पार्टनर्स ने तो वो हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोई और भी लॉस है, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर्स आएंगी वो किस में जाएंगी? कैश या बैंक अकाउंट से जाएंगी, इनकी जो भी बैलेंसिंग फिगर होंगी। तो यहाँ डिसोल्यूशन चैप्टर ख़त्म। सारे नोट्स जितनी भी इसमें अकाउंट से रिलेटेड बातें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ डिसोल्यूशन चैप्टर ख़त्म। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।